हेलो बच्चों, बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन आज पुनः हम लोग मिल रहे हैं। बहुत कारण है नहीं मुलाकात होने की, लेकिन उन सभी कारणों को मैंने दरकिनार करके आप लोगों के पास मैं पुनः पहुंच चुका हूं। मेरा भी मन बहुत विचलित हो रहा था जब आप लोगों से मैं नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किलें आती है ज़िंदगी में, उन सभी को त्याग करके, उन सभी को दरकिनार करके अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा तो आपको लोग और गिराने की प्रयास करेंगे। ठीक मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो कहा गया है ना कि मुझे बदनाम करने में उनके ही नाम आए, मुझे बदनाम करने में उनके ही नाम आए जिनके लिए मैं 12 बजे रात को भी काम आया। तो वो सब बातें, जो बातें है ना, गाना वो बातें थी महज बातें, तो वो बातों को छोड़ दीजिए। अब हम लोग फिर से आ गए हैं अपनी तैयारी को पुनः मैं आप लोगों का जो तैयारी चल रहा था उसे मैं पुनः, जिस तरह से चल रहा था उसको मैं पुनः आप लोगों से उसे ट्रैक पर लाने के लिए मैं आ गया हूँ। परीक्षा की तिथि का ऐलान हो चुका है। 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम होगा। बिहार बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में जाइएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक होता है, आप उसको ज्वाइन कर लिया कीजिए। उस व्हाट्सअप चैनल के लिंक को ज्वाइन करने के बाद जब आप उस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको सभी तरह की अपडेट जो बिहार बोर्ड से संबंधित है वह सारी उसमें दे दी जाती है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मेरा माइक भी खराब हो चुका है, जिसके कारण मुझे ईयरबड लगा करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। अंतः मन से मेरा मन तो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों की मांग, आप लोगों का मेरे प्रति लगाव, स्नेह, इन सभी को देख करके मैं पुनः आप लोगों से मिलने आ चुका हूं। तो पुराने चैनल जो था हम लोग का ब्रिलियंट एकेडमी 10th, उस चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा मैंने बायोलॉजी का 2 चैप्टर, कुछ ग्रामर, हिंदी ग्रामर में। इसके बाद इस चैनल पर भी कुछ कुछ आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप इस चैनल को खोलिएगा, चैनल को खोलने के बाद उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रैश कोर्स करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप लोग उसमें हर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पॉलिटी का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। आपके साथ भी अभी आप बहुत छोटे हैं, थोड़ा और बड़ा होइएगा तो आपके साथ भी बहुत सारी राजनीतिक खेली जाएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गिराने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आपको गिराने का प्रयास करेंगे। कहीं ये बात है तो कहीं वो बात है, लेकिन कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो मैं तो इंसान, मुझे किस चीज की फिक्र है? करो तुम जितनी शिकायत करनी है। अगर मैं खुद से ठीक हूं तो मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, पॉलिटी में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या होता है सर? लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में आपका इस चैप्टर को खत्म कर दूं। आपको मैं क्या बताऊं, अभी से पहले मैं पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका था, लेकिन जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरा माइक खराब हो चुका है। पता नहीं चला, वीडियो बनाते गया लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। अंततः जब उसको अपलोड करने के लिए मैं देखने गया तो पता चला कि उसमें मेरा आवाज़ ही नहीं आया है। सारा चीज़ ठीक था, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ सही था, बस मेरा आवाज़ नहीं था, जिसके कारण मुझे पुनः वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन नहीं बताते हैं, बहुत मुश्किल आती है, लेकिन उन सबको छोड़ दीजिए। देखिए, सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र क्या है सर? तो लोकतंत्र की परिभाषा आप लोग देखे जानते हैं।
लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा होता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। यह परिभाषा जो है, लोकतंत्र की यह परिभाषा जो है, इसको दिए थे अब्राहम लिंकन दिए थे इस परिभाषा को। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता केंद्रित होते हैं। बनेगा तो जनता के, बिगड़ेगा तो जनता के। बनता तो कुछ नहीं है, बिगड़ता बहुत कुछ है जनता के। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। हमारे राजनेताओं का, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों का यह एक बहुत बड़ा तर्क है। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। आप वोट दे करके बना दीजिएगा, अंततः आप उसके पास जाइएगा, वो बताएगा कि आपको कहेगा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया था। तो लोकतंत्र में कौन केंद्रित होता है? जनता केंद्रित होता है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है सर? तो जनता के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र है, यह शासन की सर्वोत्तम तरीका है। लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि है। लोकतंत्र शासन की सर्वोत्तम विधि है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र है तभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, ये लोकतंत्र के कारण है। जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश के अधीन था, हमारा देश जब औपनिवेशिक था, तो उस समय की बात बताते हैं आपको कि भारतीयों को उनकी हर एक आवाज को कुचला जाता था, दबाया जाता था। बोलने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं था। अगर आप इस बात को, आप लोगों को पता अगर नहीं होगा, तो दादाजी अगर आपके होंगे या उनसे कोई पूर्वज होंगे तो उनसे पूछिएगा आप इस बात को। बहुत शोषित किया जाता था यहाँ लोगों को, हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था। खेत आपका, मेहनत आपने किया और अंततः उसको लेके जा गए उन लोग। क्या आप अब इस चीज को सह पाएंगे? नहीं। कारण कि अब आप लोकतांत्रिक हैं। आप लोगों को हम लोगों के पास सहने की क्षमता ही नहीं है ऐसी। उन लोग सह लेते थे इतना बात, मार खाते थे, न पढ़ने का अधिकार था, न घूमने का अधिकार था, न घर लेने का अधिकार था, न घर बनाने का अधिकार था। सब उन लोग करेगा, कुछ अधिकार नहीं था हम लोग के पास। ऐसी जिंदगी कौन जिएगा? लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस तरह की जिंदगी जी है। उन लोगों ने जिंदगी जिया है इस तरह की। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राण की बलिदानी दे दी। मुस्कुराते हुए किसी ने फांसी पर चढ़ गया। अलग अलग तरह से उन लोगों ने हम लोगों को आजादी दिलाने के लिए अलग अलग प्रयास किए। ठीक है, तो यही होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में आप अपना आवाज उठा सकते हैं, आप यहाँ बोल सकते हैं, आपके पास बोलने का अधिकार है, आप किसी से कुछ कह सकते हैं। ठीक है, यही है लोकतंत्र। और सत्ता की साझेदारी क्या है? बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब कि जो भी सत्ता में है
और साझेदारी, साझेदारी को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो जो देश की सत्ता को चलाने में पार्टनरशिप करता है, पार्टनरशिप मतलब कि सहयोग करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई काम करना होता है तो हम लोगों को किसी काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा काम होता है तो नहीं देखते हैं, अब कोचिंग संस्थान चल रहा है तो किसी अकेले से थोड़े चलेगा, उसमें उस संस्था से जुड़े हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। जब सब अच्छा पढ़ाएगा तब कोचिंग चलेगा। अलग बात है कि डायरेक्टर कोई हो, मतलब कि अगर आप देखते हैं सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो यहाँ भी पार्टनरशिप की बात होती है। यहाँ पार्टनरशिप किस में होती है? सत्ता में पार्टनरशिप होती है, सत्ता की पार्टनरशिप की जाती है। इसमें समाज के हर लोगों को, समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को देखा जाता है, समाज के सभी लोगों को देखा जाता है। अगर सत्ता की साझेदारी की परिभाषा देखा जाए तो कह सकते हैं कि सरकार के नज़र में समाज के सभी लोगों की हिस्सेदारी सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी लोगों की सरकार में या सत्ता में साझेदारी, या सत्ता में हिस्सेदारी, समाज के सभी लोगों की सत्ता में हिस्सेदारी सत्ता की साझेदारी कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आप लेके तब तक हम और आगे इसके बारे में देख रहे हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में और अभी आगे क्या है। बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ आपको हम बताएंगे, निश्चिंत रहिए। आपका एक एक क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा, बस आप वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। अगर आप छोड़ करके भाग जाते हैं, अगर आपके अंदर उबटन हो जाती है, अगर आप वीडियो को देखने में अनस आपको अगर बढ़ रहा है, तब तो भाई थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब सत्ता में साझेदारी की बात कर रहे थे तो हम बताएं कि सभी लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जब सभी लोगों की हिस्सेदारी होगी तो सभी लोगों की हिस्सेदारी में देखिए क्या होगा। हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग के द्वारा जो सरकार अपने इस तरह से, हम लोग जो है ना, अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा के पूरा हम लोग के संविधान अधिकार देता है हम लोग को। हम लोग के कहाँ से मिलता है अधिकार? संविधान देता है। और संविधान, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन है जिसमें देश में कहीं भी घूमने, व्यापार करने, ईटीसी का अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वो हम लोग क्या देता है? तो हम लोगों के पास देश में कहीं भी घूमने का, किसी भी तरह के व्यापार करने का, कहीं भी जमीन खरीदने का, किसी से भी शादी करने का, और किसी से जबरदस्ती नहीं, ठीक ना। इस तरह की अधिकार हम लोगों को दिया गया है अनुच्छेद 19 में। किसी से मतलब किसी राज्य से, ठीक है। अगर आपको कहीं की कोई लड़की पसंद पड़ जाती है तो आप वहाँ शादी कर सकते हैं, लेकिन बुलाती है
मगर जाने का नहीं, और गए अगर तो बच के निकल जाने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में हम लोग को इस तरह का अधिकार दिया गया है। अब इस तरह का अधिकार दिया गया तो क्या, कहीं भी किसी भी तरह के व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। व्यापार का मतलब क्या, आप कहीं पे जा करके कुछ व्यापार करेंगे, मतलब कि बिहार में आकर आप शराब का व्यापार कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। हमारे देश के हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया है। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया काम है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। बिहार को उन्होंने बहुत संभाला है। अब बात अलग है कि थोड़ी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उम्र दराज हो चुके हैं, और नहीं तो बिहार के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं कि अन्य नेता नहीं किए, वो किए हैं, लेकिन ये भी बहुत कुछ किया है बिहार के लिए। शराबबंदी कानून बिहार में लागू किया गया, मतलब आप बिहार में शराब नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, बिहार में शराब नहीं बेच सकते हैं। लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि बिहार में शराब नहीं बेच सकते हैं, यह बात सिर्फ कागजी तौर पर लागू होता है। जब आप धरातल पर आइएगा तो धरातल पर बिहार में बहुत शराब बिक रहा है। थोड़ा अंदर से दुख होता है कि जब यह कागजी रूप से ऑफिशियली जब लागू है तो इसे धरातल पर भी लागू होना चाहिए। खैर देखिए, मेरा मानना है कि सरकार कितना भी योजना लागू कर ले, अगर जब तक उस पर समाज उसका सहयोग नहीं करेगा तब तक वह ठीक नहीं हो सकता है। और शराब पीने वाले कौन है, कौन शराब पीते हैं? शराब पीने वाले समाज के ही लोग हैं। दिन रात नीतीशवा है किया तो हव किया, दारू बंद कर दिया, इस तरह से बहुत सारी बातें उन लोग के पास होती है। खैर, जिनको अच्छा लगता हो तो कहेंगे ही। आप तो विद्यार्थी हैं, आप लोगों के हाथ में देश का भविष्य है। आप ही लोग में से कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुझे पता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहे जिंदगी में कुछ करें अथवा ना करें, एक अच्छा इंसान जरूर बनना। और जो शराब इत्यादि किसी प्रकार का नशा, सिगरेट, गांजा, इस सब नशा से दूर रहना। लोग तुम्हें सिखाएंगे, बहुत सिखाएंगे, आगे पीछे लगे रहेंगे। तने सुन ले हमने एक गिलास खाली चाह देना, एक गिलास। यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप शराब नहीं पीजिएगा तो आपको समाज से तिरस्कृत कर दिया जाएगा। लोग अपने साथ तुमको रखेंगे नहीं। काहे ला रखे, पीता उता है नहीं, हम पिए वाला आदमी है, ये भी बात मिलेगा। लेकिन आप अच्छे विद्यार्थी हैं, भले विद्यार्थी हैं, तो इस तरह की संगत में नहीं पड़िएगा। कुसंगत अच्छी बात नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं, किसी तरह के आपके साथ कुछ भी हो सकता है, गिरल रहिएगा नली में, अपने आप हैं चूटी समझिएगा कि हम हाथिए हैं। बहुत तरह की बात है, शराब से दूर रहना चाहिए। आपकी घर की माँ बहनें सब हैं आपके घर में, सबकी इज्जत करनी आपका कर्तव्य है, सभी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अब बताइए कि आप शराब पी करके अगर कहीं गिरे हुए हैं, आपकी माँ या आपकी बहन उठा करके आपको ला रही है, बताइए आप क्या उनकी इज्जत बचाएंगे? आप शराब इतना पी लिए हैं कि पेशाब करने के लिए खोलना है पैंट के चैन, खोल रहे हैं शर्ट के बटन। इतना नशा में आप धूर्त हैं, आप क्या दूसरे की इज्जत बचाएंगे? ठीक है, तो शराब इत्यादि से दूर रहना है। इसके बाद यही नहीं, हमारा जो अनुच्छेद 15 है संविधान के, अनुच्छेद 15 यह क्या बताता है? अनुच्छेद 15 हम लोग के हर जाति, हर भाषा, मतलब किसी तरह से समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहता है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव को समाप्त करने की वर्णन है।
समाप्त करने का वर्णन है। न किसी से लिंग के आधार पर भेदभाव करना है, न किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करना है, न किसी से रंग के आधार पर भेदभाव करना है, न किसी के स्थान से भेदभाव करना है। समझे? ऐसा नहीं कि फलाना गोरका है तो फलाना करिका है। ठीक है? गोर करिया ये सब जो होता है सब कुछ नहीं होता है, रंग से कुछ नहीं डिपेंड करता है। इसके बाद रंग के लिंग के आधार पर वो महिला है, हम पुरुष हैं। अरे भाई ठीक है, वो महिला है तो क्या महिला है तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा? नहीं, वो महिला है और महिला पूजनीय होती है। ठीक है? महिला पूजनीय होती है, महिला घर की लक्ष्मी होती है। महिलाओं का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसके बाद स्थान से भी नहीं कि फलाना उत्तर प्रदेश का है तो उसको से नहीं बतियाएंगे, हम बिहार के हैं तो हम खाली ठीक है। बहुत जगह जाइएगा तो बिहार को बिहारी के रूप में कहा जाता है, और बिहारी कहा जाता है तो बिहारी को एक गाली के रूप में लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। अरे भाई मैं बिहार का हूँ तो बिहारी हूँ, इसका मतलब ये क्या कि मैं गाली स्वरूप हूँ? नहीं। तो इस तरह से बहुत बातें हैं। संविधान जो है हम लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। हमारा संविधान कोई ऐसे ही नहीं बना है, इसे बनाने वाले हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और बताया जाता है कि 64 देश के संविधान को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है। 64 देश के जब संविधान पढ़ा गया था, उसके बाद भारत के संविधान में उसको लागू किया गया। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी ही मनाया गया है। ठीक है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है इस बात का भी जिक्र आप लोग कीजिएगा, कमेंट में इसका जरूर आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15 को हम लोगों ने देखा। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वह है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता या सामाजिक विभिन्नता इसको कहते हैं। सामाजिक विभिन्नता इसको कहते हैं। सामाजिक विभिन्नता क्या होता है? तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कोई हिंदी भाषी है तो कोई पंजाबी भाषी है, कोई उर्दू भाषा बोलने वाला है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई श्वेत है तो कोई श्याम है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई बिहारी है तो कोई हरियाणवी है, कोई पंजाबी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई स्त्री है, वहाँ कोई पुरुष है, वहाँ कोई ट्रांसजेंडर है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई बच्चा है। तो हमारा समाज अनेक प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ है, और उस समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की विभिन्नता है उस विभिन्नता को कहते हैं सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता क्या है? तो हमारे समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, उसको क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। आपका परिभाषा जो होता है सामाजिक विभिन्नता का वो होता है कि समाज के विभिन्न जाति धर्म, समाज के विभिन्न जाति धर्म, विभिन्न जाति धर्म, लिंग अथवा संस्कृति के आधार पर, यहाँ देखिए के नहीं में कर दिए। समाज में विभिन्न जाति धर्म लिंग अथवा संस्कृति के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है या जो भिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है उसे सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। उसे
सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। समाज में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, स्थान के आधार पर, जिस तरह से भी हो, जिस तरह की विभिन्नता हमारे समाज में पाई जाती है, जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विभिन्नता परिभाषा याद हो चुका होगा आप लोग के। समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग अथवा संस्कृति के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है उसे कहते हैं सामाजिक विभिन्नता। क्या कहते हैं उसको? सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। और सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं? सामाजिक विभाजन सामाजिक विभाजन क्या है? तो समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग अथवा संस्कृति के आधार पर लोगों के बीच हो रही भेदभाव को सामाजिक विभाजन कहते हैं। सामाजिक विभाजन कहते हैं। मतलब कि हमारे समाज में लिंग के आधार पर, जैसे होता है ना कि स्त्री पुरुष, या स्थान के आधार पर, या भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। उसे कहते हैं सामाजिक विभाजन, जो कि हमारे समाज में कतई नहीं होना चाहिए। हमारा खून लाल है, आपका भी खून लाल है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, आप भी पृथ्वी पर रहते हैं। मेरे पास 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है। फिर किस तरह की विभिन्नता? अब आखिर इस तरह की विभिन्नता कौन लाया? और लाया तो लाया, हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको हम खत्म करेंगे। जो ला दिया, हो सकता है उसे जानकारी नहीं होगी, हो सकता है वह अबोध होगा, लेकिन हमें तो पता है हम लोगों को इसके खिलाफ जाना है। लोग कहते हैं कि सरकार महिलाओं को आरक्षण दे रही है। अरे भाई, वो आरक्षण योग्य है तब ना उसको आरक्षण मिल रहा है। अभी भी आप जाकर के देख लीजिए, सरकारी नौकरी में प्रतिशत कितना है महिला लोग के? अभी भी कम प्रतिशत है। आप प्रशासनिक गाड़ी पर देखेंगे कि जहां 4 पुलिसकर्मी जेंट्स होते हैं, वहां तब जाकर के 2 होती है महिला। मतलब सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई है कि उनको बराबर का दर्जा मिले। अब जब फिर लोग कहते हैं कि ठीक है वहां आरक्षण दिया गया तो गैस सिलेंडर काहे नहीं उठा लेती है, मनी से काहे उठाती है? जब सब करिए ले रही है तो गैस सिलेंडर भी उसको उठाना चाहिए। अरे भाई, तुम मर्द हो, और मर्द की शारीरिक संरचना थोड़ी मजबूत होती है, यही कारण है कि हम लोग भारी काम करते हैं, उन लोगों को हल्का काम दिया जाता है। हाँ, और लोग चाहेंगे तो यह रूढ़िवादिता खत्म हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल में कोई अतिथि आने वाला है तो महिला ही उसका स्वागत करेगी, लड़का कुर्सी ढोके लाएगा, पानी लेके लड़की आएगी, कोई जरूरी नहीं है। यह एक लैंगिक रूढ़िवादिता भी बनी हुई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से सही है, यह रूढ़िवादिता बना हुआ है। प्राचीन का महिला है तो गुड़िया से खेलेगी, लड़का तो बंदूक से खेलेगा, वो राइफल से बंदूक खूंटा ठोकेगा, कोई जरूरी नहीं है। महिला भी राइफल से खूंटा ठोक सकती है, लेकिन दिक्कत है कि वो महिला है, कहते हैं ना वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। अब इसीलिए हम लोग राइफल नहीं देते हैं कि अभी तो स्कूटी मिला है तो पता ना क्या होता है, जब राइफल मिलेगा तो अभी तो पता नहीं फिर क्या होगा। तो सामाजिक विभिन्नता क्या है? तो समाज में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग या संस्कृति के आधार पर लोगों के बीच हो रहे भेदभाव को सामाजिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
सामाजिक, हाँ देखिए सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता दोनों एक ही चीज है। बस इसमें क्या देखा कि जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं उसको सामाजिक विभाजन विभिन्नता कहते हैं, और उनके बीच में जो भेदभाव हो रहा है उसको कहते हैं सामाजिक विभाजन। यही बात है, ठीक है। इसके बाद आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं आगे टॉपिक में क्या पढ़ना है। तब तक के लिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देख रहे हैं। पहले एक चीज और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग सामाजिक विभिन्नता के। सामाजिक विभिन्नता के अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में देखिए हम लोग क्या देखते हैं। उदाहरण में हम लोग देखिए, उदाहरण हो गया जैसे कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में अगर चल जाते हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, यहां अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए विभिन्नता किस प्रकार का है, समाज में विभाजन है। तो यहाँ धर्म के आधार पर है। धर्म एगो कहता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच यहाँ विभाजन है। और अगर देखते हैं बेल्जियम में अगर चल जाते हैं हम लोग, तो बेल्जियम में हम लोग क्या देखते हैं, बेल्जियम में वहां हमको मिलता है भाषा के आधार पर विभाजन। कोई फ्रेंच बोलता है तो कोई डच बोलता है, डच और फ्रेंच के बीच होता है वहां, डच और फ्रेंच। वही अगर हम लोग चल जाते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी भाषा के आधार पर है, वहां तमिल और सिंहली भाषा के लेकर के विवाद है। वहीं अगर हम लोग चले जाते हैं अमेरिका, अमेरिका तो अमेरिका में नस्ल के आधार पर है, मतलब कि श्वेत, गोर और करिया के वहां बात है, श्वेत और अश्वेत के, श्वेत और अश्वेत के, इस तरह की विभिन्नता हम लोग के हैं। उत्तरी आयरलैंड में जाते हैं तो वहां हमको मिल जाता है धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। बेल्जियम में जाएंगे तो डच और फ्रेंच भाषा के रूप में मिल जाएगा, श्रीलंका में भी भाषा के रूप में मिल जाएगा, अमेरिका में जाएगा तो नस्ल के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से विविधता हमारा समाज में फैला हुआ है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम लोग का टॉपिक क्या है। हो गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्ण की। वर्ण मतलब हिंदी वाला वर्ण नहीं, जाति में जो वर्ण चलता है उस वर्ण की बात करते हैं। देखिए अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण क्या है, सॉरी वर्ग, वर्ण बोल रहे हैं, वर्ग, वर्ग क्या है। तो वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं कि जाति के समूह को वर्ग कहा जाता है। जाति के समूह को, जाति के समूह को वर्ग कहा जाता है। जाति के समूह को वर्ग कहा जाता है। जाति के समूह क्या कहते हैं, वर्ग। और देखिए वर्ग 4 प्रकार का होता है, 4 वर्ग में बांटा गया है। वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बताइए तो पूरा समाज पे जाति था उसको क्या भाग बांटते हो, किस तरह से बांटे हैं। वर्ग जो है उसको 4 वर्ग में भाग हम लोग बांटे हैं, 4 वर्ग में पूरे समाज जाति को। तो कौन कौन है, देखिए पहला जो इसमें आता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण
दूसरा जो होता है उसको कहते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वैश्य। और चौथा जो होता है उसको कहते हैं क्षूद्र। शूद्र कहा जाता है इनको। क्या होता है? शूद्र होता है। चौथा जो होता है उसको क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। सूर्य जो है, ये जो शूद्र है इसको अत्यंज भी कहा जाता है। अंत्यंज। अंत्यंज। ठीक है। अंत्यंज क्या होता है अब देख लीजिए, तो परिभाषा में लिख दे रहे हैं। अंत्यंज की परिभाषा क्या होती है? तो हम कहते हैं कि वर्ग के निचले पदक्रम वर्ग के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां अत्यंज कहलाता है। अत्यंज कहलाता है। ये सबसे नीचे होता है शूद्र, जिसको लोग छूते तक नहीं थे, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव रखते थे लोग, उसको कहते हैं अत्यंज कहते हैं। जाति क्या होता है? जाति की परिभाषा, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। इसमें देखिए जाति के हिसाब से क्या हो गया था कि लोगों के अंदर कुरीतियां को भर दी गई थी जाति के हिसाब से। आप पढ़े हैं हिंदी में भी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब कि लोगों के पास आजादी नहीं है कि आप अपने जाति के हिसाब से, जाति को छोड़ करके आप कोई भी काम को करें। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है। कुशवाहा जी है तो खेती करेगा, जादव जी है तो दूध बेचेगा, हरिजन समाज से है तो जूता बनाएगा, प्रजापति जिसको कुम्हार कहते हैं वो अगर है तो मिट्टी का चाक लेकर के मिट्टी से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाएगा। मुझे नहीं करना है भाई, मुझे चाक बनानी नहीं आती है, क्यों मैं इस तरह की काम करूं, मुझे दूध बेचने में इंटरेस्ट है। लेकिन नहीं, बात यहां है कि तुम जिस जाति के हो उसी जाति के तुम काम कर सकता है। यही बेरोजगारी का कारण है। आदमी अपने रुचि के हिसाब से, अपना रुचि जो होता है उस रुचि के हिसाब से लोग पेशे को नहीं निर्धारित कर पाते हैं। ठीक है। तो जाति यही है, पेशा पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। पेशा पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को जाति कहते हैं। अब भारत के अगर जातिगत व्यवस्था की बात किया जाए, देखिए भारत के जातिगत व्यवस्था, भारत के जातिगत व्यवस्था, सबसे पहले जाति के आधार पर, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप किस जाति के हैं उसके ऊपर पेशा निर्धारित होता है। इसके बाद देखिए जाति के आधार पर शादी होती है। जाति के आधार पर शादी होती है। इसके बाद देखिए जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आगे देखेंगे जाति के आधार पर नाम रखा जाता है।
जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। और क्या आता है? जाति के आधार पर खान पान होता है। जाति के आधार पर खान पान होता है। इस तरह से भारत की जातिगत व्यवस्था है। सब के सब बस क्या है, तो जाति को देख रहा है। अगर आपको कोई पेशा करना है, कोई बिजनेस करना है, वो भी जाति के आधार पर देखना है। विवाह करना है, वो भी जाति के आधार पर देखना है। अगर किसी तरह की अन्य बात है, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। जाति के आधार पर आपका नाम रखा जा रहा है, जाति के आधार पर आपका खान पान किया जा रहा है। बारे भाई, इस तरह की क्या सुविधा हुई? तो भारत की जातिगत व्यवस्था यही है। इस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है जो जाति को लेकर के चल रहा है। अब आजकल के खास करके टुटपुंजिया गायक, जातिवाद को फैलाने में अगर कोई है तो वह है वही टुटपुंजिया गायक। टुटपुंजिया मतलब कि जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है और वो जानता है कि हम काहे फेमस होंगे, कैसे फेमस होंगे। समझ रहा है कि हमको गाने तो आता नहीं है। जब गाने नहीं आ रहा तो हम क्या करें तो फेमस हो जाएंगे? तो अपन जात के गाना गाएंगे। वो अपन जात के गाना गाएंगे तो कम से कम कोई नहीं, कितनों खराब गाएंगे तो कोई नहीं, तो अपन जतिया को लोग सुनेगा ना जी। यही कारण है कि अभी बिहार में एकदम जाति के कहना ही नहीं है क्या स्थिति हो चुकी है। आपको हम बता रहे हैं कि अगर किसी के शादी विवाह में चल गए, आप जिस जाति के नहीं, अगर दूसरा जाति के शादी विवाह में चल गए ना, वहां आपको समाज में बैठल रहेगा, आपके जातिया के नाम ले ले कैसे कैसे कहेगा। आपको उनको नहीं पता है कि आप उस जाति के हैं। पता रहेगा तो कोई नहीं बतियाएगा, लेकिन फिर बताएगा अरे फलना ऐसे है तो ऐसे है, फलना जाति का आदमी वैसे। तो आप बैठ कर सुनिएगा, क्या कहिएगा? आप वहां अतिथि बन के गए हैं, झगड़ा करने तो गए नहीं है। इस तरह से बहुत सारी समाज में कुरीतियां फैली हुई है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देख रहे हैं। और लिख लिए होंगे। अब इसको हम पॉज करके लिख तो लिए होंगे, इसको मिटाते हैं अब हम। इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही बढ़िया वाक्य है कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्ति तो देखने की उन्हें न आदत है और न परवाह है। जाति से संबंधित जो है, हमारे हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में उनका एक मिलता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उन्होंने लिखा है, इस बारे में कहा है कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति को देखते आ रहे हैं, व्यक्ति तो देखने का न उन्हें आदत है और न उनको परवाह है। और जाति के आधार पर जब शादी होती है तो बहुत लोगों का जो प्यार है वो उनसे बिछड़ जाता है, उनका जो दिल है वो टूट जाता है। तो लोग तो बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि कोई कुछ कहता है कि प्यार जाति या धर्म से नहीं होती, प्यार तो सच्चा दिल से होता है। लेकिन जब बात विवाह की होती है तो वहां देखा जाता है क्या, आपकी शादी किससे होगी, तो जो आपका जात के होगा। समाज में आपको बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, फिर लोग आपको बुरी नजर से देखेंगे, फलाना कुजात से ब्याह के ले। आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजनीति में जाति की क्या भूमिका है। राजनीति में जाति की भूमिका।
राजनीति में जाति की भूमिका। राजनीति में जाति की भूमिका। अब देखिए, राजनीति में अगर जाति की भूमिका देखते हैं तो पहला है कि अधिकांश लोग अपनी जाति के नेता को वोट देते हैं। अपनी जाति के नेता को वोट देते हैं। अपने जाति के नेता को वोट देते हैं। निर्वाचन के समय, अगला है कि निर्वाचन के समय पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जाति समीकरण मिलाती है। जाति समीकरण मिलाती है। अगला है कि सरकार के गठन के वक्त जातीय समीकरण का जरूर ध्यान रखा जाता है। जातीय समीकरण का जरूर ध्यान रखा जाता है। जरूर ध्यान रखा जाता है। आगे है कि पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को जातिगत भावना को भड़काने की प्रयास करते हैं। जातिगत भावना को भड़काने का प्रयास करते हैं। भड़काने का प्रयास करते हैं। दलित, अगला देखिए क्या है, दलित और नीची जातियां का महत्व। नीची जातियां का महत्व निर्वाचन के समय बढ़ जाता है। निर्वाचन के समय बढ़ जाता है। मतलब कि राजनीति में जो देखा जाएगा तो राजनीति में जो सरकार है, जो राजनीति में जो भूमिका है जाति का, वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अधिकांश लोग अपना जाति के नेता को वोट देगा। बिहार का ये स्थिति बहुत बुरा है, खास करके बिहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ लोग विकास नहीं देखते हैं, यहाँ लोग रोजगार नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं जाति। हमर जात के कौन पार्टी में है, हम उसे वोट देंगे। यहाँ उसका व्यक्तित्व नहीं देखते हैं कि उस नेता की व्यक्तित्व क्या है, वो हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं है क्रिमिनल के बना दिए। तो याद रखेंगे, अधिकांश लोग जो है वो अपनी जाति के नेता को वोट देते हैं। दूसरा है कि निर्वाचन के समय अभ्यर्थी जब तय करता है पार्टी कि कहां से किसको चुनाव में देना है जगह। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? बिहार विधानसभा में 243 सीट है। और 243 सीट पर जानते हैं जब सीट का बंटवारा होता है किसको कहां से खड़ा कराना है, वहां जानते हैं उन लोग का ध्यान देता है। ऊपर में बैठे हुए हैं जो हमारे देश के महानुभाव, महान जो लोग जो नेता हैं, उन लोग का देखते हैं कि कहाँ कौन जात के आदमी ज्यादा है, और वहां जो जात के आदमी ज्यादा रहेगा उसको पार्टी दे देगा सीट, टिकट मिल गया, लो तुम चुनाव लड़ो।
कोई नहीं तो उसका जाति वोट देगा ना जी, उसका जाति वोट देगा तो जाति के वोट से जीत जाएगा। अब बढ़िया बढ़िया नेता हाथ मलते रह जाते हैं जो आपके विकास, और कौन कहता है? हम ही लोग ऐसा करते हैं, दूसरा कोई कर रहा है? विकास कोई नहीं देख रहा है, बस देख रहा है कि जाति है, हमर जात का है तो हम तो देवे करेंगे। तो निर्वाचन के समय जो अभ्यर्थी उन लोग तय करते हैं, उस अभ्यर्थी के तय करते दौरान भी उन लोग देखता है कि कौन जाति के कहाँ है। जब सरकार के गठन होता है तो गठन करते समय भी जाति का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि जिस जाति का वोट ज्यादा मिला है उस जाति के कोई मंत्री नहीं बनाएंगे, और ना बनाएंगे तो अगला बात से तो जनता नारुष्ट हो जाएगा, और नारुष्ट हो जाएगा तो फिर आपका सब खेल खत्म हो जाएगा। 5 साल के बाद आप जाइएगा कहाँ? पार्टियां जीत हासिल करते हुए जब उन लोग जब जीतने के लिए होता है, उन लोग के देखते हैं कि स्थिति जब खराब है तो 2 जाति के बीच अपने में लड़वा देगा। उन्हें तो कहवे करता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उन्हें 2 बीच में लड़वा देगा, और जब 2 के बीच में लड़ाई हुआ तो लड़ाई होने के बाद एक ही बात निकल के आएगा कि फलानवा जौन पार्टी के वोट देगा उसको हम नहीं देंगे। काहे कि हार जीतल अभी ना है, चुनाव से पहले ही इतना लड़ रहा है, तो चुनाव जब जीत जाएगा तो कपार पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं उन लोग? जातिगत भावना को भड़का देते हैं। दलित और नीच जाति के जो लोग होता है उन्हीं के 5 साल में कहीं ना कुछ महत्व ना है, लेकिन भैया दंडवत प्रणाम, चुनाव है, ध्यान दे दें तनी, फलना छाप है, ये कर दें वो कर दें, पहले से कुछ नहीं है। कौन दलित का? हट, दलित है नहीं, हटो, मारेंगे जूता से सही हो जाएगा। और जिस समय चुनाव आया तो सब अपना ही पर है, मतलब कि नीची जातियां या दलित जाति जो होता है उन लोगों का महत्व चुनाव के दौरान बढ़ जाता है। पहले से उनकी कोई महत्व नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इस तरह से बिहार की राजनीति खास करके प्रभावित है। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चीज है वो देखा जाता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? तो जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अब एक होता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक किसको कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहते हैं, उसे बहुसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक, अल्प माने कम और बहु माने ज्यादा। जिसका ज्यादा संख्या है उसको बहुसंख्यक, जिसकी संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को हर जगह दबाया गया है, कम संख्या में है, कहाँ होगा? इस तरह से बात करके बहुत उन लोग को दबाया गया है। तो याद रखेंगे अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक का परिभाषा, जिस धर्म की संख्या कम है उसको अल्पसंख्यक और जिसकी अधिक है उसे बहुसंख्यक कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम और देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता क्या होता है? देखिए, सांप्रदायिक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सांप्रदायिक। सांप्रदायिक क्या होता है, किसको कहते हैं सांप्रदायिक? इसका परिभाषा याद रखेंगे कि धर्म को
समुदाय के आधार पर मानने वाला व्यक्ति को धर्म को समुदाय के आधार पर मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। जो व्यक्ति धर्म को समुदाय के आधार पर मानता है उसको कहते हैं सांप्रदायिक। और सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है? सांप्रदायिक राजनीति, इसकी परिभाषा याद रखेंगे, धर्म के आधार पर करने वाली राजनीति को, की जाने वाली राजनीति को, धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। धर्म के आधार पर की जाने वाली राजनीति को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। इसमें देखिए, इसके संबंध में गांधी जी का कथन है। गांधी जी का कथन, उन्होंने कहा था कि राजनीति को कभी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति को कभी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर पॉलिटिक्स होगा तो उसमें धर्म की बात होगी। लोग चुनाव लड़ेंगे तो धर्म के नाम पर ही लड़ेंगे। धर्म के नाम पर ही उन लोग चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि लगभग 1 घंटा का वीडियो तो हो ही गया है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। पिछला वीडियो तो मैं बना चुका था, पूरा वीडियो लगभग 1.5 घंटे का था, लेकिन साउंड उसमें नहीं जा पाया, जिसके कारण पुनः मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज इस वीडियो को यहीं तक समाप्त कर दूँ। कल अगले पार्ट 2 के बारे में पार्ट 2 इसके बाद इसका हम दे दूँगा। विशेष रूप से आपकी तैयारी चलनी चाहिए। बहुत कम समय आप लोग का बचा है। सांप्रदायिक के बारे में ही आगे हम लोग ही बात करेंगे। समय भी कम बचा है, सब चीज़ को देखना है। मन लगा करके पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए। आपकी माता पिता, सगे संबंधी, आपके शिक्षक, सभी लोगों की आपसे बहुत सारी आशाएं हैं। उन आशाओं को पूर्ण करने के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। चूँकि लगन के भी समय चल रहा है, शादी ब्याह में आप लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि शादी ब्याह में जाएंगे ही, क्योंकि सबसे पहले आपका रिजल्ट है, आपका शिक्षा है। आप जितना बढ़िया पढ़ेंगे, जितना बढ़िया करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो को हम इतना ही पर रोकना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये बात ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको जो मैं पढ़ाया हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत बात जातिगत संबंधी बात किया हूँ। अगर मेरी बातों का बस एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, अच्छी तरह समझा दूं। तो किसी बात को लेकर के अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ परेशानियां हुई होंगी, अगर किसी बात को लेकर के आप लोगों का दिल दुखा होगा, तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, माफ़ तो कर ही देंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको अधिक से अधिक बढ़ाइए ताकि हमारा परिवार और बढ़े, अधिक लोग बढ़े। अधिक लोग बढ़ेंगे तो और अधिक मज़ा आएगा। और इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।